अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, वहां की तस्वीर आप दिखाइए क्राइम स्पॉट पर, आज क्या हो रहा है कुछ घंटे बाद, और दूसरा ये भी बताइए पोस्टमार्टम को लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, और कब तक इसको दफन किया जा सकता है? वहां पे भी सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है क्या? बिल्कुल ताबिश, जहाँ दफन किया जाएगा वो उनका अपना जो कसारी मसारी का इलाका है, जो पारिवारिक कब्रगाह है, वहाँ जाकर के दफन किया जा सकता है। उसके लिए वहाँ पर है। आज अभी जो है स्वरूप रानी अस्पताल में उनके पोस्टमार्टम का जो है, उन लोगों का पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है पूरी करेंगे। यहाँ पर डीजीपी भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ताबिश मैं आपको बताऊँ कि बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से इन तीन लोगों ने मारा, और जो मीडिया कर्मी बन करके आए थे और जिनके लिए कहा गया कि ये मीडिया के भेष में आए थे, और जो एफआईआर है उस एफआईआर को अगर मैं आपको बताऊं, जो आप जिक्र कर रहे थे, जैसा अभी आप पूछ भी रहे थे, तो उस एफआईआर में ये कहा गया कि ये तीनों शख्स जो हैं वो कोई मतलब आपस में मिले थे और इनको ये लगा था कि अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहते थे, इसलिए इनको ये लगा कि इस समय अतीक और अशरफ का गैंग है जिसके ऊपर ये प्रहार कर सकते हैं। इसको लेकर के ये लोग जो है उनको मारा। तो इस तरीके की उसमें अगर हम उस एफआईआर की लैंग्वेज को देखेंगे तो आपको कई उसमें झोल और छेद नज़र आएंगे। अगर हम उसमें बात करें तो एक सबसे बड़ा बात सवाल ये निकल करके आता है कि अगर वो लोग ये कहते हैं कि वो अपराध के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाना चाहते थे, तो क्या उनको ये पता था कि वो मारे नहीं जाएंगे? क्योंकि जो पुलिस थी वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी, काउंटर में वो इनकी हत्या भी कर सकती थी। क्या उन्हें पता था कि शायद ये नहीं मारे जाएंगे? पहले ही उन्होंने जो है बंदूक फेंक करके वो आत्मसमर्पण कर देंगे और पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। फिर उन्हें ये कैसे पता था कि बहुत कम लोग होंगे और किस तरीके से होंगे? बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उन लोगों ने हत्या की, उनके पास विदेशी हथियार कहाँ से आए? उनके हाथ नहीं कांपे उतनी भीड़ में, सिर्फ जो है जिन लोगों को टारगेट किया वही लोग मरे। ऐसे कई सवाल हैं जो मतलब जिस तरीके से उन्होंने हत्या की वो सुपारी किलर जैसे नज़र आ रहे थे। तो ये कई सवाल हैं कि आखिर ये अचानक कहाँ से पैदा हुए और किस तरीके से इन लोगों ने इसको अंजाम दिया। ये कई सवाल हैं जिन पर आने वाले दिनों में विपक्ष भी सवाल खड़े करेगा और पुलिस के ऊपर इसको जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल अजय, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ ऋषि मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी दुबे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनोद जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों हो रही हैं, अब तो मजाक भी किया जाने लगा था अपराधियों को लेकर कि कोई कहीं से निकलेगा गुजरेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या एनकाउंटर हो जाएगा, इस तरह की बातें। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई कि कैमरे के सामने इस तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज में जाकर मर्डर हो रहा है, ये जो दिन है विनोद जी, ये याद रहेगा मीडिया कर्मियों के लिए भी और कानून की नजर से भी, क्योंकि कई सवाल ये खड़े करता है और खासकर यूपी पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। अदिति जी, मैंने राजनीतिक रिपोर्टिंग के साथ साथ क्राइम और इंटेलिजेंस भी काफी लंबे समय तक कवर किया है जी। पुलिस की हिरासत में कोई कैदी हो और उसको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया बाइट दिलवाई जाए, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। आमतौर पर मीडिया के लोग प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस जो है उसको बचा के ले जाती है। ये ऋषि बिशाई बैठे हुए हैं और बाकी लोग भी हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि पुलिस बाकायदा रुक करके मीडिया बाइट का इंतजाम करे। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि जब अतीक अहमद को इतना खतरा जो सुप्रीम कोर्ट में दे के उनके वकील ने दिया था और सबको मालूम था 100 से ऊपर ज्यादा मुकदमे हैं, कम से कम 500-600 लोग ये पुलिस अधिकारी बता रहे थे से लोगों से उसकी दुश्मनी थी, जीवन का खतरा था, ऐसे में पुलिस को वहां पर मीडिया बाइट दिलाने की रुकने की क्या जरूरत थी? नंबर 1। नंबर 2, जो पुलिस की सुरक्षा थी, क्या वो इतनी चाक चौबंद थी कि वहां कोई परिंदा पर न मार सके? ऐसे उसको ये जिम्मेदारी जो स्थानीय पुलिस वहां जो लोकल थे उनके साथ साथ उन पुलिस अधिकारियों की भी है। इलाहाबाद के प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से लेकर बाकी जितने अधिकारी जिम्मेदार हैं उन सब की है कि ये चाक चौबंद सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह प्रयागराज में खुलेआम हत्याएं हुई हैं, उमेश पाल की हत्या हुई, राजू पाल की हत्या उसके पहले हुई, तो इस तरह का खतरा गैंगवार का वहां लगातार बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी। पुलिसकर्मी तो थे, एक के हाथ में स्टेन गन भी दिख रही है, लेकिन क्या हुआ? अब वो पिस्टल निकाला गया होगा, पिस्टल चलाया गया होगा, कुछ ठीक है, 2 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। तीसरी बात ये है कि ये तीनों तो शूटर सामने आ गए, वीडियो में आ गए, लेकिन जैसे उमेश पाल की हत्या हुई तो उसके पीछे साजिशकर्ता अतीक अहमद था। इस हत्या का साजिशकर्ता कौन है, ये जांच का बड़ा विषय है। क्योंकि ये तीनों खाली अपने दम पर आकर इतना बड़ा करे, मुझे तो यकीन नहीं आता है।
जरूर कहीं ना कहीं कोई माफिया, कोई गैंग, कोई बड़ा कोई प्रभावशाली व्यक्ति जो भी हो, चाहे अपराधी हो, वो इनके पीछे होगा। तो ये भी जांच का विषय है, पुलिस की भूमिका स्थानीय स्तर से लेके। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इतना सख्त प्रशासन योगी जी की सरकार का है कि अपराधियों को जो है उनके एनकाउंटर भी हुए हैं उनके, लेकिन कई बड़ी घटनाएं जिनमें अपराधियों के हौसले, वो भी इसी कार्यकाल में मुन्ना बजरंगी जेल में मार दिया जाता है। उमेश पाल जो है वो इलाहाबाद में मार दिया जाता है पुलिस सुरक्षा में। ये विकास दुबे जो है 8 पुलिस वालों को मार देता है, और ये फिर अतीक अहमद। तो ये 4 बड़ी घटनाएं जो पुलिस को सीधे सीधे चुनौती देती हैं। ये इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश सरकार के इकबाल और पुलिस के प्रबंधन की चुनौती है, इसलिए इसको बहुत गंभीर मसला है ये। और एक बात मैं कंक्लूड करूंगा कि जो जिस तरह के बयान मीडिया में आ रहे हैं इन तीनों के, कि वो माफिया बनना चाहते थे, वो नाम कमाना चाहते थे, यानी कि एक तो अभी किसी ने कहा, आपके रिपोर्टर ने, कि शायद उनको भरोसा था कि जिंदा बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि माफिया बनना क्या कैरियर हो गया? ये जब माफिया पर आतंक, माफिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही सरकार कर रही है, तो ऐसे में किसी का ये सोचना कि हम माफिया बनना चाहते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। वो 25-30 साल के, वो भी ऐसे में ऋषि जी, जब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की तरफ से खुद बड़े दावे जो है वो किए जाते हैं, माफियाओं में और जो अपराधी लोग हैं उनमें भय पैदा होने की बात जो है वो कही जाती है कि उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित जो है वो हो रहा है, जो अपराधी लोग हैं वो यहाँ से बाहर भागना चाहते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? इससे आपको लगता है कि अपराधियों में भय पैदा होता है इस तरह की घटनाओं से, या सड़क पर इस तरह से सरेआम गोलीबारी होना ये लोगों में भय पैदा करता है? देखिए, अपराधियों में भय पैदा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे लगता नहीं है कि अपराधियों में कोई भय पैदा हो रहा है। हाँ, लोगों में जरूर भय पैदा होता है। इसलिए भय पैदा होता है लोगों में कि भाई सड़क पर निकलेंगे, कहीं कोई गैंगवार हो गया, कहीं कोई उसकी चपेट में ना आ जाए। और इस तरह जैसे जो हॉस्पिटल में ये घटना हुई है, हॉस्पिटल में कितने लोग आते जाते हैं, तमाम मरीज, उनके तीमारदार, उनके लोग। और मान लीजिए ये तो सौभाग्य से किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी, किसी पत्रकार को नहीं लगी, किसी नागरिक को नहीं लगी। ऐसे शूट आउट में हो सकता है किसी नागरिक को लग जाती है, एक पत्रकार घायल भी है जो किसी लखनऊ के हैं। तो ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अगर पुलिस क्रॉस फायर करती तो हो सकता है और कुछ लोग मारे जाते। तो मुझे लगता है कि ये भी एक चिंता का विषय, लोगों में भी ये डर होता है। जिस तरह कल देखिए फ्लैग मार्च पूरे तमाम शहरों में किया गया, तो ये अपराधियों में भय पैदा करना चाहिए। और कैसे ये इस तरह के नौजवानों में माफिया बनने की बात अगर आ रही है, ये सारे समाजशास्त्रियों और राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश में और राज्यों में जिस तरह माफियाओं, अपराधियों को महिमा मंडित किया गया है पिछले 20-25 साल के दौरान, हर राजनीतिक दल के द्वारा उनको टिकट दिए गए हैं, ये सब जो है कहीं न कहीं नौजवानों को भटकाते हैं उनके रास्ते। बिल्कुल। और ये सिर्फ मामला यहाँ पर अतीक अहमद के मर्डर का नहीं है। यहाँ पर ये समझना होगा कि अपराधियों से सहानुभूति नहीं है यहाँ पर हम में से किसी को। यहाँ पर मामला कानून व्यवस्था का है, कानून के राज का है, जो होता हुआ नजर आना चाहिए, न्याय होता हुआ नजर आना चाहिए। अश्विनी दुबे जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक हाई प्रोफाइल अपराधी था, कई सारे नेक्सस का पता उससे लग सकता था, अभी पूछताछ के दौर चल रहे थे, बहुत कुछ सामने आना बाकी था, लेकिन इस बीच में पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के सामने, कैमरों के सामने इस तरह से मर्डर कर दिया गया और पुलिस बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रही है। देखिए, जिस तरह से जिस फिल्मी स्टाइल में शूट आउट हुआ वो, और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, वो सवाल तो खड़ा करता है। दूसरा, प्रतिशोधात्मक न्याय रूल ऑफ लॉ में हमारे नहीं है। हमारे लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक मापदंडों का पालन करना चाहिए और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कितना भी दुर्दांत अपराधी हो उसको विधि की व्यवस्था के अनुसार जो है न्याय देना चाहिए, अभी उसको सजा देनी चाहिए। जिस तरह की परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं वही नहीं है। चाहे वेटनरी डॉक्टर का अगर आप देखें, हैदराबाद में जिस तरीके से पुलिस ने जनता के आक्रोश को खत्म करने के लिए, और चूंकि सार्वजनिक हस्तियों ने थोड़ा पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू किया, सिविल सोसाइटीज ने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो जाके 4 ऐसे लोगों को मार दिया जो बाद में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की, जस्टिस वीएस सुरपुरकर की कमेटी के रिपोर्ट में आया कि ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। ये चारों उस अपराध में मौजूद थे ही नहीं। तो जो हम फ्री, फेयर, इम्पार्शियल और लीगल ट्रायल की बात करते हैं वो तो यहां है ही नहीं। अतीक अहमद या अतीक अहमद का भाई या दूसरे जितने भी माफिया है वो माफिया हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हैं।
लेकिन एक एजेंसीज हमारे देश में इसीलिए बनती हैं कि वो एजेंसीज वो इंश्योर करें कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की, आम आदमी के साथ ये घटना करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो सियासत का माफिया के साथ संबंध और गठजोड़ होता है तो वो पनपते हैं, फिर कोई रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने वाला नेता आता है तो वो फिर माफिया को मारने, मतलब इलीगल तरीके से मारने की बात करते हैं। देखिए, दो बातें, संविधान में एनकाउंटर शब्द कहीं नहीं लिखा है, और पुलिस का प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होती है, ना कि पुलिस वहां पर सेफ पैसेज देने के लिए। बिल्कुल अश्विनी जी, इसी से जुड़ा हुआ ही सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा कि ये जो आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है, इनकी जो बातें आई जांच में से सामने, वो भी ये कि ये अपने आप को बड़ा अपराधी जो है वो प्रेजेंट करना चाहते थे कि अगर ये हमला करते हैं इस तरह से अतीक पर तो इनका नाम जो है बन सकता है। ये अपने आप में जो है सवाल खड़े करता है कि क्या इस तरह से जो है चीजें सुधर रही हैं या बिगड़ रही हैं। और दूसरा ये भी कि आप इसमें क्या बड़े सवाल खड़े होते हुए देखते हैं कि अगर पुलिस की मौजूदगी में हथियारबंद लोग आकर गोली चलाते हैं, हथियार तो पुलिस के पास भी हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस वहां पर मौजूद थी। ताबिश भाई, एक सेट ऑफ अपराध को और माफिया को खत्म करने के लिए दूसरे सेट ऑफ अपराध और माफिया को जन्म देना फिर रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाता है, विधि के शासन के खिलाफ जाता है, विधि की व्यवस्था के खिलाफ जाता है। एक माफिया को खत्म करेंगे, 25-30 साल के 2-3 नौजवानों को खड़ा कर देंगे, और वो अगर किसी भी तरह से कल एविडेंस नहीं आते, वो छूट करके आते हैं तो फिर वो माफियागिरी करते हैं, पहला। दूसरा, ग्लोरिफिकेशन किसी भी माफिया का या किसी भी माफिया को अपना आदर्श मानकर या माफिया राज में अपना जो है अपनी प्रतिबद्धता दिखा करके अगर लोग जो है माफिया राज की तरफ जाते हैं या अपराध करते हैं इस तरह की भावनाओं से प्रेरित होकर, तो ये दूसरा उस प्रदेश की, उस देश की संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एजेंसी, जो स्टेट का काम है कि वो इंश्योर करे कि हर व्यक्ति प्रोग्रेसिव हो, हर व्यक्ति रूल ऑफ लॉ में विश्वास करे, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करे। तीसरा, पुलिस के पास हथियार इसीलिए दिए जाते हैं, और भारत के जो इंडियन पीनल कोड है उसके सेक्शन 96 में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उस घटना को रोकने के लिए पुलिस जवाबी कार्यवाही कर सकती है। जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज आ रहे हैं उनको देखते हुए हम लोग जो वो देख रहे हैं अभी प्राइमा फेसी व्यू, क्योंकि आखिरी में तो जब कमीशन की इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट पे निकल करके आएगा कि कौन कौन से लोग दोषी हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि वहां पर पुलिस ने जो उसको उचित कार्यवाही करनी चाहिए त्वरित, जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल पुलिसिंग की बात होती है, वो वहां पर नहीं मिल रहा है। अब हालांकि ये जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी में आएगा। बिल्कुल अश्विनी जी, यहाँ पर हम एक और खबर का भी रुख कर रहे हैं यहाँ पर कि एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से लखनऊ में लगातार चल रही है। योगी सरकार की बैठकों का दौर जारी है और यूपी सरकार ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ है ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, बताएं। थोड़ी देर पहले बैठक हुई है, उस बैठक में डीजीपी उत्तर प्रदेश, जो सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौजूद थे। अब तक जो रिपोर्ट है, अब तक जो कार्रवाई की गई है, पूरी जानकारी है वो होम मिनिस्ट्री को भेजी है। होम मिनिस्ट्री ने सुबह रिपोर्ट मांगी। तो सौरभ, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं आ पा रही है, आपके पास हम लौटेंगे दोबारा। लेकिन आप देखिए कि जब से ये वारदात हुई है कल से, तब से ही यहाँ पर जो लगातार मीटिंग्स हैं वो भी की जा रही हैं। सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि जो पुलिस है वो इस बात का ध्यान रखे कि सुरक्षा को लेकर कोई चूक कहीं पर ना हो। और अब ये खबर है कि उच्च स्तरीय बैठक जो है वो आज हुई है लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर, और यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो है सौंपी गई है यूपी सरकार की तरफ से। और ये रिपोर्ट कल हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सौंपी गई है। कल देर रात भी बैठक जो है वो हुई थी। सौरभ, आप बताइए क्या आप जानकारी इसको लेकर दे रहे थे? बिल्कुल, देखिए, सुबह गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। ऐसे केसेस में होता है, गृह मंत्रालय तलब करता है कानून व्यवस्था की स्थिति जानने के लिए और जानता है कि आखिर में हुआ क्या। तो जो प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश के, उन्होंने रिपोर्ट अपनी भेज दी है। उन्होंने बताया है कि अब तक जो जानकारियां आई हैं, जो पूछताछ में निकल करके सामने आई है, तो अपने जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो दे दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय को। और लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की अपनी सारी जो बैठकें हैं वो रद्द कर दी हैं। लगातार हर
मुख्यमंत्री खुद सारे अपडेट ले रहे हैं। लगातार प्रशांत कुमार जो स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो उनके साथ मौजूद हैं, वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। लगातार प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं उनसे बातचीत हो रही है, उनको पूछा जा रहा है, जांचा जा रहा है। और पूरे इलाहाबाद में लगातार फ्लैग मार्चेस भी हो रहे हैं, क्योंकि कल कुछ इलाकों में पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखा, दुरुस्त रखा। पूरे प्रयागराज को 12 जोन से बांटा गया है, 12 आईपीएस ऑफिसर तैनात किए गए हैं। हर जोन में एक आईपीएस ऑफिसर तैनात किया गया है। इलाहाबाद से जाने और इलाहाबाद आने वालों की चेकिंग की जा रही है, गाड़ियां जांची जा रही हैं। सामाजिक सौहार्द न खराब हो, इसकी खास तौर पर कोशिश की जा रही है। लगातार जो की अमन कमेटी है उसकी बैठकें की जा रही हैं, बातचीत की जा रही है, क्योंकि कल कुछ लोग उत्तेजित जरूर हो गए थे, लेकिन अभी उसके बाद कोई भी ऐसी पत्थरबाजी की या हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश सरकार जानती है, समझती है कि एक इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तो स्थिति और उनके लिए गंभीर जाएगी। मुख्यमंत्री खुद सारी जो है जानकारी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। और जो ताज़ा जानकारी अतीक अहमद और उसके भाई अरशद अहमद का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। 5 डॉक्टर्स का पैनल है जो पोस्टमार्टम कर रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, और ये भी जानकारी मिली है कि पोस्टमार्टम के बाद आज भी कोशिश रहेगी कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए, आज ही अशरफ अतीक को सपना दिया जाए। तो इसकी भी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। अब देखते हैं कि अतीक के परिवार से कौन सामने आता है कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि अभी तक कोई मौजरी नहीं पहुंचा है। आप जानते हैं कि असद की जो मृत्यु जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद कल उसका फ्यूनरल हुआ, उसके नाना और कुछ परिवार के सदस्य। यहाँ पर तो महत्वपूर्ण जानकारी सौरभ शुक्ला दे रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो मीटिंगों का दौर वहां पर चल रहा है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, और गृह मंत्रालय को यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो भी सौंपी गई। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा, आपके पास मैं आना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी। जो उमेश पाल हत्याकांड में हमने 24 फरवरी को जो तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से एक के बाद एक शूटर आते हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं, ताबड़तोड़ बम तक फेंके जाते हैं, जिसने कई सवाल जो है सुरक्षा व्यवस्था पर वो खड़े किए थे, और उसके बाद एक के बाद एक एनकाउंटर हुए जिसमें यूपी पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही थी, खुद सरकार पीठ थपथपा रही थी कि भाई इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो लोग थे उन पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन उसके बाद एक मामला फिर कल रात में हुआ अतीक अहमद का। कहने को ये कहा जा सकता है कि एक अपराधी था जिसके ऊपर कई सारे मामले थे, उसका खात्मा हो गया, लेकिन यहाँ पर बात वो नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया या इस शूट आउट को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देखिए, चाहे उमेश पाल की जो घटना हुई हो या अतीक अहमद की कल जिस प्रकार से हत्या किया गया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रयागराज का जो लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। चाहे उमेश पाल हत्याकांड में देखिए जिस प्रकार से शूटर खुलेआम गोलीबारी करते हैं, और जिस प्रकार का वो सीन आप देखिए कि उनको थोड़ा भी डर नहीं है। जो शूटर है उनको थोड़ा भी लॉ एंड ऑर्डर का मतलब जो प्रशासन है उसका डर नहीं है। ये आज कल जो घटना हुई है, देखिए मारने वाले का मोटिव कुछ भी हो, उसके पीछे कौन है इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी भारी भरकम सुरक्षा के बीच में 3 नौजवान आते हैं और बहुत आसानी से उस व्यक्ति का हत्या करके चले जाते हैं, जिसके लिए पुलिस जो है कम से कम 20 से 30 पुलिस का भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। आप उस फ्रेम को देखेंगे जब ये हत्या हुआ है, आप देखिए उस फ्रेम में एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। तीनों शूटर जो हैं उस अतीक अहमद और उनके भाई को घेर रखा है। और जब ये गोलीबारी होती है तो उस फ्रेम में जो जितने भी मीडिया कर्मी ने उस फुटेज को रिकॉर्ड किया है, अदिति जी आपने देखा होगा। लेकिन ऋषि जी, इसके बारे में ये भी तो कहा जा सकता है, कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि जब ये ताबड़तोड़ फायरिंग हुई तो पुलिस को भी थोड़ा वक्त लगा ये देखने में कि ये हो क्या रहा है। नहीं, आप देखिए शूटर नंबर जो 2 है, आप फुटेज देखिए जो आपके अभी स्क्रीन पे चल रहा है, उसके ठीक पीछे पुलिस खड़ी है। अब पुलिस उसको थोड़ा मतलब रोकने का एक भी प्रयास नहीं कर रही, तब जब उसके पास उस पुलिसकर्मी के पास कमर में पिस्टल है। तो मेरा ये आरोप है प्रयागराज पुलिस पे और राज्य सरकार पे कि कहीं न कहीं प्लॉट आपने तैयार किया है अतीक अहमद को मारने का।
आपने इनकाउंटर नहीं किया है, इनडायरेक्ट रूप से इनकाउंटर किया अतीक अहमद का। तो यहाँ पर ऋषि मिश्रा जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई प्लॉट तो यहाँ पर नहीं रचा गया था अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को मौत के घाट उतारने का, क्योंकि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं कि जिस तरह से शूटर दिख रहे हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज जो दिख रही है, पुलिस तैयार नजर नहीं आ रही है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसको लेकर ऋषि मिश्रा ये आरोप लगा रहे हैं। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो तीनों मेहमान यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं और तीनों जो आरोपी हैं उनको लेकर कई सारी जो अपडेट्स हैं वो भी आ रही हैं। उनके पिता और उनके भाई की तरफ से जो बयान आया है लवलेश और सनी की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है और वो अपराध की दुनिया में शामिल हो गए थे। विनोद जी, यहाँ पर जो बात मैं ऋषि जी से पूछ रही थी वही सवाल मैं आपसे भी करना चाह रही हूँ कि यही उत्तर प्रदेश पुलिस जो 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड में सवालों के घेरे में आई थी, फिर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आई शूटरों का एनकाउंटर करके, उसके बाद कल जो तस्वीरें सामने आई वो एक नहीं कई सारे लूप होल्स जो है वो दिखा रही है और इस पर कोई जवाबदेही की बात भी अभी तक सामने नहीं आ रही है। जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे वो क्या कर रहे थे, किन परिस्थितियों में ये सब हुआ, इसकी जवाबदेही तो सुनिश्चित की जानी चाहिए, कम से कम कोई एक्शन तो होना चाहिए। विनोद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी अदिति, जवाबदेही तब होती है जब किसी घटना के बाद जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही हो। आप देखिए उमेश पाल की हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई, किसके खिलाफ वहां तत्कालीन पुलिस के जो अधिकारी थे और नीचे तक थाने तक आप देख लीजिए क्या कार्यवाही हुई। मुझे तो कोई खबर आई नहीं कि किसी का तबादला हो गया हो या किसी को सस्पेंड किया गया हो या लाइन हाजिर किए गए हो। अब इस मामले में कह रहे हैं शायद 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, कल एक खबर आ रही थी, अभी पता नहीं क्या स्थिति है। क्या आप सिपाहियों को सस्पेंड कर दीजिए, दरोगा को सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन जो नीति निर्धारक हैं, जो तय करते हैं चीजें, उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती? तो ये तो यहाँ पर विनोद जी जांच के बाद ही सामने आएगा ना। अभी जो कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं आपको लगता है कि नाकाफी है? यहाँ पर न्यायिक जांच की बात की जा रही है, सस्पेंड कर दिया गया 17 पुलिस वालों को, और 17 पुलिस वालों को सस्पेंशन की बात है विनोद जी, वो बाद में उसको पुलिस ने नकार दिया है। 17 पुलिस वालों का सस्पेंशन जो है, जहां तक एनडीटीवी को जो मेरी जानकारी है यूपी पुलिस से, वो सस्पेंशन नहीं हुआ है। नहीं हुआ। देखिए जांच के बाद तो आप ये करेंगे ना कि इसके पीछे कौन लोग थे, क्या साजिश थी, कैसे पहुंचे, कैसे ये हुआ। तत्कालीन जो है, मैं तो उमेश पाल की बात कर रहा हूं जिससे सारा प्रकरण शुरू हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फिर जो है हौसला बढ़ता है, अपराधियों का भी हौसला बढ़ता है, और जो पुलिस वालों की लापरवाही होती है वो और लापरवाह हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चलिए, मैं अभी एक और चैनल पे था, वहां कुछ पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो है मुश्किल होता है, और ये हमारे जो पुलिस वाले हैं, थाने वाले, इनके ऊपर वर्कलोड बहुत होता है, ये 12 घंटे की ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं, उसके अलावा भी 2-4 घंटे अतिरिक्त करते हैं, तो इतनी फुर्ती नहीं दिखा पाते। तो भाई क्या मतलब जो है, क्या कमांडोज नहीं थे इलाहाबाद में, प्रयागराज में? क्या वहां के पुलिस के उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में आप आश्वासन दे चुकी है राज्य सरकार कि अतीक अहमद को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी, तो क्या कुछ कमांडोज वहां साथ में नहीं भेजे जा सकते थे? जब मालूम था कि इतनी दुश्मनी, इतना गैंगवार का मामला है, कुछ भी हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही, उसके माथे पर एक तरह से कलंक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के माथे पर जिस तरह से जो है ये दाग है कि उनकी कस्टडी में हत्या हो जाती है, और वो भी ऐसी हत्या जिसके बारे में आशंकाएं लगातार व्यक्त की जाती रही। तो ये मैं कह रहा हूँ, अतीक अहमद से किसी को कोई सहानुभूति नहीं है, उनको कोर्ट से सजा मिलती, जैसा मेरे एडवोकेट साहब कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर ऑफ लॉ के जरिए सजा मिलती, चाहे आजीवन कारावास, फांसी, जो भी मिलना होता। लेकिन इस तरह से गैंगवॉर अगर खुलेआम होगा तो फिर कहां पुलिस रहेगी, कहां सरकार रहेगी, कहां प्रशासन रहेगा? और इसका मतलब जो तस्वीरें आई सामने, जाहिर है विनोद जी, वो तो बड़े सवाल यहां पर खड़ी करती ही हैं, लेकिन अश्विनी जी अगर इसके दूसरे पहलू को हम देखें, जो बयान आए इसके बाद के, ये आसमानी फैसला है, इसको मान लेना चाहिए लोगों को, क्योंकि अब जो पृष्ठभूमि रही अतीक की, ऐसे ही कुछ मामलों के लिए, ऐसी ही हत्याओं के लिए उस पर खुद आरोप लगता रहा, और जो खुद उसने जिंदगी भर किया, कुछ वैसा ही जो है खुद को भुगतना पड़ा। इसको आप कैसे देखते हैं?
ताबिश भाई, मैं तो कानून का विद्यार्थी हूं और कानून का विद्यार्थी होने के नाते हर पल जो हमारा संविधान है, हमारे देश का कानून है, जो इंडियन पिनल कोड है, जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है और जो न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखता हूं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ताबिश भाई एक हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसकी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है, और चाहे वो अपराधी हो गैर अपराधी हो, उसको किसी भी तरह से, चाहे पुलिस के एनकाउंटर के द्वारा या मुठभेड़ में या पुलिस की प्रेजेंस में या किसी भी व्यक्ति को मारना जो विधि का शासन है, विधि की व्यवस्था है, उसके खिलाफ है। इस तरह के अगर फैसले होने लगेंगे तो जनता जो है स्वयं बंदूक लेकर के सड़कों पर आ जाएगी और जनता स्वयं कंगारू कोर्ट्स की तरह फैसला करना शुरू कर देगी। आप याद करिए ताबिश भाई की नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर शिलोंग में या कहीं एक रेप के आरोपी को जनता ने पकड़ के, भीड़ ने पकड़ मार डाला था। उस समय फिर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे कि क्या कंगारू कोर्ट्स इस देश की व्यवस्था संभालेंगे। ऐसे तो नक्सलियों का न्याय होता है, भीड़ बुलाते हैं और वहां सरेआम निर्दयता पूर्वक हत्या कर देते हैं। सवाल यह है कि हम बजाय रिफॉर्म्स लेकर आए, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाएं, पुलिस रिफॉर्म्स लाएं, जो अंग्रेजों के जमाने का कानून है उस कानून को बदल करके हम त्वरित तरीके से अपनी हमारी जो सपोर्टिंग एजेंसीज हैं, जो हमारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, उनको मॉडर्न बनाकर जल्दी से जल्दी सजा दें और ये जो लंबी प्रक्रिया है उस लंबी प्रक्रिया का थोड़ा कट शॉर्ट करें। इसके बजाय इस तरह न्याय होने लगेगा तो अपराधी खत्म नहीं होंगे समय समय पर। आप याद करिए कि जब 20वीं सदी के आखिर में मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर करने शुरू किए थे, तब भी यही आरोप लगे थे, कभी प्रतिद्वंदी गैंग तो कभी की नेताओं के कहने पर एनकाउंटर। तो ये जुमला इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अश्विनी जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें ये भी है कि इसीलिए जो हमारे देश का कानून है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है कि भाई किसी को भी, किसी के साथ भी अन्याय ना हो और सबको मौका मिले अपनी बात रखने का, अपनी पैरवी करने का, और उसके बाद न्याय की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो। अब हमारे पास वक्त की कमी है, ऋषि जी आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे। देखिए आदित्य जी, मेरा ये मानना है, कई नेताओं का ऐसा मैंने बयान देखा है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक जो ढांचे हैं उस पर आप हमला मत कीजिए। लाश के बदले लाश की जो परिपाटी आप शुरू करना चाहते हैं, एक माननीय मंत्री जी का कल रात में मैंने बयान देखा, तो आप लाश के बदले लाश की परिपाटी हिंदुस्तान में शुरू करना चाहते हैं, आंख के बदले आंख की परिपाटी शुरू करना चाहते हैं। 17 राउंड फायर हुआ है, पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है और कह रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम में रिस्पॉन्स नहीं हो सकती है। असद मामले में तो आप इतने निशानेबाज हो जाते हैं कि एक गोली में उसका काम तमाम कर देते हैं, लेकिन यहाँ 17 राउंड फायर होता है। आप देखिए शूटर नंबर जो 2 है उसके पीछे पुलिस किस प्रकार से निष्क्रिय खड़ी है, और जब वो सिलेंडर चिल्लाता है तब जाके पुलिस पकड़ती है। तो कहीं ना कहीं मैं आरोप लगा रहा हूं कि प्रयागराज पुलिस ने वो प्लॉट तैयार किया है ताकि अतीक अहमद और उसके भाई का खात्मा किया जा सके। मैं सरकार और प्रयागराज पुलिस पर आरोप लगा रहा हूं, इसकी गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, कोई तालिबान नहीं है कि आंख के बदले आंख की परिपाटी आप शुरू कर देंगे। बिल्कुल, ये आपने भी आरोप लगाया, विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर जो है वो निशाना साध रही हैं सरकार पर, उत्तर प्रदेश की, कि जो कुछ भी इस तरह से हुआ सबकी मौजूदगी में मीडिया के सामने, क्या वो सही था। अब इसकी जांच होगी तो और चीजें जो है स्पष्ट होंगी कि ये जो हमलावर थे ये कौन थे, क्यों ये सब किया गया, क्या इसके पीछे भी कोई और था। फिलहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।